हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस विजन। अकाउंट्स की सीरीज़ जो कंटिन्यू कर रहे थे, आज हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज एन एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट जो है किस प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है? ए इज रियलाइजेशन प्रिंसिपल, बी इज फुल डिस्क्लोजर, सी इज कंजर्वेटिज्म, डी इज मनी मेजरमेंट। आपको पता है रियलाइजेशन कंसेप्ट जो है वो हमें बताता है कि व्हेन रेवेन्यू इज रियलाइज। फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है कि हर कुछ शो करना है किसको? इन्वेस्टर्स को। कंजर्वेटिज्म हमें कहता है कि बैड और डाउटफुल डेट्स के लिए आप प्रोविजन बना लो बट प्रॉफिट के लिए नहीं। मनी मेजरमेंट कहता है एवरीथिंग इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, नहीं आएंगे। क्वेश्चन इसलिए रिपीट हो रहे हैं क्योंकि ये सारे एसएससी सीजीएल में उठाए गए क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई कभी कभी क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड is a company has a machinery costing rupees 5 lakh, depreciation is charged as follow। एक मशीनरी है कंपनी के पास, उसका डिप्रिसिएशन ऐसे होता है। विच मटीरियल प्रिंसिपल इज वायलेटेड। देखो पहले डिप्रिसिएशन 2010 में है 50,000, 11 में 30,000, 12, 13, 12, 13 में फिर से 15,000। कौन सा प्रिंसिपल वायलेट होता है? 1 मटीरियलिटी, बी सब्सटेंस फ्रॉम अ प्रिंसिपल, सी कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, डी टाइमलेस। तो पहले तो मटीरियलिटी प्रिंसिपल होता है जब रेवेन्यू इनकम को मैच किया जाता है लॉसेस या एक्सपेंस के साथ। ये तो नहीं है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म ऐसा कोई प्रिंसिपल ही नहीं। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, यस। टाइमलेस क्या? हमें डिप्रिसिएशन चार्ज जो है एक ही मेथड से करना पड़ता है, दैट्स व्हाई ये प्रिंसिपल जो है वायलेट हुआ है। If a liability is decreased, then for the asset to be constant, there will be corresponding। अगर liability decrease हुई तो corresponding में क्या होगा? Increase in capital, decrease in capital, decrease in profit, decrease in asset। तो क्या होगा? liability घटेगी तो asset, ये देखो क्या होती है इक्वेशन, asset is equal to capital plus liability। liability decrease होगी asset में तो capital क्या होगी? इंक्रीज होगी। ऐसे तो वही रहेंगे। विड्रॉल ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टॉक बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस फॉर ए पर्सनल यूज इज रिकॉर्डेड बाय। अब आपको ये जर्नल एंट्री आपने शायद परसों के लेक्चर में भी की थी, लास्ट लेक्चर में की थी। डेटिंग स्टॉक अकाउंट एंड क्रिएटिंग कैपिटल अकाउंट, डेटिंग कैपिटल अकाउंट एंड क्रिएटिंग ड्राइंग अकाउंट, डेटिंग ड्राइंग अकाउंट एंड क्रिएटिंग स्टॉक अकाउंट, डेटिंग स्टॉक अकाउंट एंड क्रिएटिंग ड्राइंग अकाउंट। तो आप कर रहे जर्नल एक्टिव, स्टॉक जो है वो घट रहा है तो स्टॉक को क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो डेबिट क्या हो जाएगा? ड्राइंग। क्यों? क्योंकि पर्सनल यूज के लिए दी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स एज ए फ्री सैंपल आर A. Added to carriage inventory, B. Added to bad debts, C. Deducted for advertisement expense, D. Deducted from purchase। तो अब जो गुड्स हम फ्री सैंपल को देते हैं, क्या उनको हम कैरेज इन्वर्ट में करते हैं? एड नहीं करते। बैड डेट में करते हैं? नहीं करते। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस से डिडक्ट करते हैं? नहीं करते। तो कहाँ से डिडक्ट करते हैं हम? परचेज जो हमने खरीद की थी उससे हम डिडक्ट कर देते हैं। देखो ये Shyam bought goods having the list price of 50,000 from Ram less 20% trade discount and 2% cash discount and paid 40% by check. What is the amount paid by the Shyam? चलो बच्चे देखो कितना है, कितने में लाया? 50,000 में। तो कितना परसेंट डिस्काउंट लगाया? पहले 20% डिस्काउंट लगाया। 50 का 10% डिस्काउंट कितना होता है? 5,000 है ना। तो 20 कितना हो जाएगा? 10,000 माइनस 10,000। 50,000 में से 10,000 निकालेंगे तो 40,000। तो ट्रेड डिस्काउंट के अलावा पे कितना किया उसने? 40,000। अब क्या कहते हैं 40,000 एंड 2% कैश।
इस 40,000 पे भी उनको कैश डिस्काउंट कितना मिला, 2%। 40,000 पे कैश डिस्काउंट 2% का लगाओ, 2% का कैश डिस्काउंट, 1% कितना हुआ, 400, तो 2% होगा 800, है ना। 40,000 था ना टोटल, तो 1% कितना हुआ, इधर लगाते हैं ना, 4, यहाँ पे आएगा तो 10%, यहाँ पे आएगा तो 1%, 1% हुआ 400, 2% हुआ 800, तो माइनस कर दो 800, तो बचा कितना, 39200, है ना। अब क्या करना है, 39200 को लगाना है 40% का चेक का डिस्काउंट, है ना। कितना लगेगा 40% का डिस्काउंट, 39200 को। ये आप डिस्काउंट ऐसे डिवाइड करके भी लगा सकते हो, मैं बहुत इजीली करती हूँ। देखो 40% में से हम अगर पहले 10% कर देंगे, ये आया यहाँ तक 39200, 39200 निकल गया, है ना, 39200 निकला, को 39200 निकला, कितना 10% डिस्काउंट, कितने में से 39200, 40% डिस्काउंट, 40% का 10% डिस्काउंट निकाला है, निकला 3920। अब हमें 40% निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, है ना, क्योंकि 10 निकल गया, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो ये आ जाता है 15680। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है अमाउंट पेड बाय द श्याम। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से क्या ट्रू है। बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। देखो आउटस्टैंडिंग रेंट जो है नॉमिनल क्या है इसमें, बैंक अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, पीरियाडिक टोटल ऑफ परचेज डे बुक इज पोस्टेड टू ए creditor account, B debtor account, C purchase account, D purchase momentum account। टोटल परचेज कहाँ पे, पीरियाडिक मतलब टाइम टू टाइम परचेज जो हम करते हैं वो कहाँ पोस्ट करते हैं हम, क्रेडिटर अकाउंट में नहीं करते, डेटर अकाउंट में नहीं करते, परचेज मेमोरेंडम अकाउंट में नहीं करते, किस अकाउंट में करते हैं, परचेज अकाउंट में। Which of the following statement is true? Bank charges increase that balance shown as per bank column of cash book. Bank charges increase that balance as per bank passbook. A cash sale of non-trading asset is recorded in the journal. Proper cash discount allowed by the business will appear on the debt side of the debtor's account. ठीक है, बैंक चार्ज जो है इंक्रीज करता है डेट बैलेंस, और क्यों, क्योंकि कैश बुक में शो होता है, ये तो नहीं होता। कैश सेल ऑफ नॉन ट्रेडिंग एसेट, अगर एक नॉन ट्रेडिंग एसेट की सेल हो रही है तो उसको तो जर्नल प्रॉपर में हम रिकॉर्ड नहीं करते, कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, सेल बुक में। कैश डिस्काउंट अलाउड बाय द बिजनेस विल अपीयर ऑन द डेट साइड ऑफ द डेटर अकाउंट। कैश डिस्काउंट कहाँ पे, डेटर अकाउंट के डेट साइड में होगा, नहीं, डेटर अकाउंट की डेट साइड में हो सकता है। बैंक चार्जेस इंक्रीज दैट बैलेंस है, बैंक चार्जेस की वजह से हमारा पासबुक का बैलेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ लेजर्स, लेजर की प्रिपरेशन के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रिपरेशन ऑफ ए ट्रेडिंग अकाउंट, बी ट्रायल बैलेंस, सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डी बैलेंस शीट। आपको भी पता है ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है, पहले क्या आता है, पहले लिखते हैं एंट्री हम जर्नल में, है ना, उसके बाद लेजर में, उसके बाद ट्रायल बैलेंस में, देन ट्रेडिंग अकाउंट, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस पीएल, देन आता है बैलेंस शीट, है ना, ऐसे चलती पूरी अकाउंटिंग, जर्नल लेजर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, total of sale book was not posted to the ledger, what is
का काइंड ऑफ एरर। जो सेल बुक का टोटल है वो पोस्ट नहीं हुआ था लेजर में, तो कौन से एरर की वजह से? ए एरर ऑफ ओमिशन, बी एरर ऑफ कमीशन, सी एरर ऑफ प्रिंसिपल, डी कंपनसेटिंग। कंपनसेटिंग एरर तो होगा नहीं, कोई कंपनसेशन हो नहीं रहा है। प्रिंसिपल का एरर भी नहीं है। एरर ऑफ कमीशन तो बिल्कुल नहीं है। एरर ऑफ ओमिशन कि कुछ ना कुछ चीज़ हम ओमिट कर चुके हैं। Which of the following statement is correct? A. Inventory valuation affect only the income statement. B. Undercosting or overcosting of subsidiary book is an error of commission. C. Capital expenditure wrongly treated as revenue expenditure is an error of commission. D. Inventory should be valued at lower of historic cost and current replacement cost. तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन इफेक्ट द इनकम स्टेटमेंट, बिल्कुल नहीं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन से इनकम स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं आता। सी कैपिटल एक्सपेंडिचर रॉन्गली, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रॉन्गली गलती से ट्रीट करने, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करने से एरर ऑफ कमीशन आएगा? नहीं आएगा। तो इन्वेंट्री अगर वैल्यू की लोअर पास में तब भी हमारा कोई भी एरर नहीं आएगा। तो किससे? अंडरकास्टिंग एंड ओवरकास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक इज एन एरर ऑफ कमीशन। कभी कम लिख देना या ज़्यादा कर देना किसका एरर है? कमीशन का एरर है। मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट इज ट्रायल बैलेंस, सेकंड इज सेल्स अकाउंट, थर्ड इज सेल ऑफ इतने टू राजेश एंटर्ड इन बुक्स ऑफ इतने 1150 की सेल को 1510 लिखना। सेल ऑफ और अब सबसे पहले ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? समरी ऑफ लेजर अकाउंट है ना, वन का सी, सॉरी है ना। तो उसके बाद सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? वन साइडेड एरर, ये हमने किया था। उसके बाद है एक एरर है एरर ऑफ प्रिंसिपल, एक एरर है एरर ऑफ ओमिशन। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल कौन सा एरर है? थर्ड का। एरर ऑफ कमीशन आएगा पहले। सेल्स ऑफ 1150 टू राजेश एंटर्ड इन द बुक्स। तो ये क्यों? क्योंकि ये एसेट को एज गुड्स बता देना, फिक्स एसेट को एक करंट एसेट बता देना, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल आता है। गलती से कुछ लिखना है एरर ऑफ कमीशन। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग is true relating to a trial balance? A. If a trial balance tallies, no transaction is omitted. B. A trial balance does not really tally if the transaction is omitted. C. It's mandatory to prepare to ensure correctness a balance sheet. D. A trial balance is summary of journal balances outstanding a particular date. देखो क्वेश्चन नंबर 18 ट्रू है ना। ट्रायल बैलेंस टैली हो सकता है जब ओमिट हुई है, नहीं भी हो सकता है। तो ये हम कुछ कह नहीं सकते। क्या ये मैंडेटरी होता है कि करेक्टनेस बैलेंस शीट? नहीं। A trial balance is generally a summary of the journal ledger balances outstanding on a particular date. It is correct one. Question number 19. Which of the following error will be revealed by the trial balance? इनमें से कौन सा एरर आपका ट्रायल बैलेंस बताता है? ए कंपनसेटिंग एरर, बी एरर ऑफ ओमिशन, सी एरर ऑफ प्रिंसिपल, डी रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। कंपनसेटिंग एरर तो पता नहीं चलता है, ओमिशन भी नहीं, प्रिंसिपल नहीं बताता है, तो कौन सा बताता है? रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 20. Prepaid expenses are valued in balance sheet at A. Replacement cost, B. Current cost, C. Cost acquired less accumulated amortization cost less expired portion. ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। जहाँ तक मुझे रिप्लेसमेंट कॉस्ट तो नहीं आता है, करंट कॉस्ट भी नहीं आता है, amortization cost भी नहीं, तो cost less expired portion. Which of the following equation is correct? A. Gross profit plus sales plus direct expenses plus purchases plus closing balance equals to opening stock. Opening stock का आपको फॉर्मूला बताना है। B. Gross profit plus sales plus direct expenses plus purchase
minus closing stock equals to opening stock. C क्या पहला है GP plus sales plus direct expenses plus purchases plus closing balance equals to opening stock. Second is gross profit plus sales plus direct expenses plus purchases minus closing stock equal to sale. ये है. या थर्ड है gross profit plus opening stock plus direct expenses plus purchases minus closing stock equals to sales. Gross profit minus opening stock plus direct expenses plus purchases plus closing stock equals to sales. देखो आपको पता है प्लस क्लोजिंग स्टॉक तो गलत, तो यहाँ पे प्लस सेल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ये भी गलत, माइनस ओपनिंग स्टॉक गलत. तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा करेक्ट होता है कि सेल इक्वल्स टू जीपी प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करो, बाकी सबको ऐड करो. जो ग्रॉस प्रॉफिट ओपनिंग स्टॉक है, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस है या परचेजेस है. Question number 22. At the finalization of accounts, bad debt recovered account will be transferred to जब फाइनल करते हैं हम अकाउंट्स का तो बैड डेट रिकवर्ड कहाँ पे करते हैं हम उनकी एंट्री. ए डेटर अकाउंट, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, डी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो इसका आंसर आएगा डिस्काउंट अकाउंट नहीं, एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं. तो कहाँ करते हैं? डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं. क्वेश्चन नंबर 23. कंटीजेंट लाइबिलिटी आर शोन. कहाँ पे कंटीजेंट लाइबिलिटी शो करते हैं? क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बोथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, नन ऑफ दीज. तो कहाँ पे करते हैं? मैंने पहले भी क्वेश्चन पढ़ाया है. क्रेडिट साइड पे नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी नहीं, कहीं पे भी नहीं. तो इनकी एंट्री हम इधर कहीं नहीं शो करते. इफ outstanding liability owns equity are added we get. अगर सब की सब आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी और ऑनर की इक्विटी ऐड की जाए तो उसे क्या कहते हैं? ए टोटल लाइबिलिटी, बी नेटवर्थ, सी शेयर होल्ड फंड, डी क्रॉस ब्लॉक. ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है. क्या कहते हैं उसे? टोटल लाइबिलिटी. आज का रिपीट नहीं हुआ, पहले पढ़ा. क्वेश्चन नंबर 27. When benefit of an expense which is generally of a revenue nature extend beyond an accounting year, it is called as. जब एक अकाउंट का रेवेन्यू या हम ऐसे एसेट ट्रेड करें तो उसको मतलब उस अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा चले जाए तो उसे क्या कहते हैं? ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, सी डेफरेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डी रीऑकरिंग प्रॉफिट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐड जो होते हैं ना, ऐड वगैरह हम इस साल लगाते हैं तो वो कितने सालों तक हमें फ़ायदा देते हैं. तो उसी तरह से क्या कहते हैं उसको? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, रिकरिंग प्रॉफिट नहीं. तो क्या कहते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. वेजेस पेड टू द वर्कर फॉर इरेक्टिंग मशीनरी इज. जो वेज हम पे करते हैं वर्कर को हमेशा मशीनरी ठीक करने के लिए, that is called as A revenue expenditure, B capital expenditure, C deferred revenue expenditure, D wages expenditure. देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो ना इन रूटीन पे किया जाता है. तो इरेक्टिंग मशीन तो घड़ी घड़ी नहीं होगा, इंस्टॉल डेफरेड तो नहीं होगा, वेजेस एक्सपेंडिचर नहीं. तो क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल कॉज ऑफ डिप्रिसिएशन. इनमें से क्या कॉज है एक्सटर्नल डिप्रिसिएशन की? A revenue repair and maintenance, B misuse, C obsolescence, D wear and tear. revenue repair ये तो internal तो क्या? obsolescence means outdating. Question number 30. Underestimation of useful life of depreciable asset will lead to. तो अंडर एस्टिमेट कर दिया यूजफुल लाइफ, उसकी डिप्रिशिएबल में क्या असर पड़ेगा? ए ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, बी एक्सेस चार्जिंग ऑफ डिप्रिसिएशन एवरी ईयर, सी ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट इन बैलेंस शीट, सी शॉर्ट चार्जिंग ऑफ डिप्रिसिएशन. शॉर्ट चार्जिंग तो होगा नहीं इसका.
ओवर वैल्यूएशन भी नहीं होगा, ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट भी नहीं होगा, तो क्या होगा? एक्सेस चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन एवरी ईयर। क्वेश्चन नंबर 30, अर्ली पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? ए रिटायरमेंट, बी रिन्यूअल, सी डिस्काउंट, डी एंडोर्समेंट। ये भी हमने पढ़ा था। जो बिल ऑफ एक्सचेंज पहले ही हम बना देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? रिटायरमेंट। ड्रॉई ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज इज द पर्सन हु, ड्रॉई जो होता है बिल ऑफ एक्सचेंज करता है पर्सन का, कौन होता है वो? ड्रॉज द बिल ऑफ एक्सचेंज, present the bill of exchange for payment, accept the bill of exchange, hold the bill of exchange till maturity। तो ड्रॉई क्या होता है? एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज, जो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है। ऑल द रिपोर्ट्स आर सबमिटेड बाय द कंट्रोलर होना चाहिए एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया टू द, किसको करते हैं? ए प्राइम मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट, सी प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट, डी फाइनेंस मिनिस्टर। तो किसको करते हैं सारी? ये प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट्स को करते हैं। विच कमिटी ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया एग्जामिन द ऑडिट जनरल रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल? ए एस्टिमेट कमिटी, बी कमिटी ऑन पब्लिक ऑडिट, सी एश्योरेंस कमेटी, डी पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो कौन सी कमेटी जो है पार्लियामेंट में वो देखती है ऑडिट रिपोर्ट, किसकी? कंट्रोलर की या फिर ऑडिट जनरल की? तो कौन देखता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी। ना एस्टिमेटेड कमेटी, ना कमेटी ऑफ पब्लिक ऑडिट, ना एश्योरेंस कमेटी। तो क्या कमेटी कहा जाता है उसको? पब्लिक अकाउंट कमेटी। इस क्वेश्चन को किसको रिपोर्ट सबमिट की जाती है? तो वो की जाती है प्रेसिडेंट एंड governor of state of। Thank you so much for watching.